Okay. So let us now begin with the other part, proceeding part, mutations and the genetic code. What do you mean by the term mutation? Any change in the DNA sequence, है ना? जैसे कि जो भी डीएनए का सीक्वेंस है, जो भी हम पढ़ते आए हैं, ए सी टी जी यू वॉटेवर, अगर उसके अंदर कुछ भी थोड़ा भी चेंज हो गया, हाँ, तो उससे क्या होगा, पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, है ना? Yes, you have learned different types of chromosomal aberrations. You have learned about the Down syndrome. सुना है डाउन सिंड्रोम के बारे में? Have you heard about Down syndrome? Yes. तो उसमें क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है वो 2 की जगह 3 हो गया, तो एक क्रोमोसोम एक बढ़ गया या कम हो गया, मतलब एक छोटा सा भी इधर से उधर हो गया तो भी पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है एनिमल का। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? इट्स अ फिनोमिनन इन विच सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस टेक प्लेस, अचानक से चेंज होता है। एंड म्यूटेशन से कभी कभी इवोल्यूशन भी होता है, दैट वी ऑल नो। तो देखो, इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द जीनोटाइप, कैरेक्टर का चेंज होता है, जीनोटाइप। एंड नो डाउट, अगर जीनोटाइप चेंज हो रहा है तो फिनोटाइप भी चेंज होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगा। So along with the recombination, mutation is also a raw material for evolution. हमने क्या बोला, recombination से तो evolution होता ही है, पर साथ में mutation से भी evolution होता है और variations देखने के लिए मिलता है। So during mutation, there can be possibilities of loss of gene or gain of gene or duplication of a segment. That is what is called as a alteration. Understood? So mutation can also occur due to the change in a single base pair. एक छोटा सा base pair भी change हो गया तो भी पूरा mutation हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है सिकल सेल एनीमिया। What is this सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया मतलब जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। जिसका सिकल सेल एनीमिया हुआ रहता है उसमें क्या होता है कि आरबीसी का शेप जो है ना वो हाफ मून के जैसा हो जाता है, हाफ मून। सिकल सेल का मतलब सिकल मींस हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर जैसे पूरा चांद है और आधा चांद है, तो पूरा चांद में उतना साइटोप्लाज्म में हेमोग्लोबिन रहेगा और आधा चांद है तो सिर्फ हाफ हेमोग्लोबिन रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो जिसको भी सिकल सेल रहता है ना, जिसका आरबीसी सिकल सेल का रहेगा, मीन्स हाफ मून शेप का रहेगा, तो उसको ऑब्वियसली अनेमिया रहेगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो कम हो गया ना, हाफ हो गया ना। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. ठीक है, तो देखो वो होता कैसे, देखो दिस इज अ नॉर्मल जी, जब हम सबके पास क्या है, जी ए जी है, ठीक है। पर सिकल सेल जिसको हुआ रहता है, सिकल सेल जिसको बीमारी हुई है, उसमें सिर्फ ये ए का चेंजेस है। देखो आप, जी ए जी हम सबके पास है, जिसके जो जो सिकल सेल है उसके पास जी टी जी हो गया। तो देखो, अगर जी ए जी है, ये एमआरएनए है, इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, सीटीसी, है ना? उससे कौन सा प्रोटीन बनने वाला है आरएनए पे, उसका कौन सा प्रोटीन बनेगा, ग्लूटामेट बनेगा। पर अगर ये सिर्फ ए का टी हो गया तो देखो अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया, यहाँ पे जीयूजी मतलब इट इज कोडिंग फॉर वैलिनिन। समझ में आया? तो हमारे केस में एक छोटा सा भी थिंग may lead to a difference, it may lead to a disease। आप देख सकते हो कि हम सबके पास जीएजी है जिससे ग्लूटामेट बन रहा है, पर अगर ये ए के जगह पे टी हो गया तो जीयूजी से क्या बनेगा, वैलिनिन बनेगा। और वैलिनिन अगर बन रहा है मतलब कि नॉर्मल आरबीसी नहीं बनेंगे, सिकल सेल वाले आरबीसी बनेंगे। अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, एक बार पूरा पढ़ो ये।
डन, अंडरस्टूड? Yes. चलो अब हम अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं, डिलीशन और इंसर्शन। अभी आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि देखो, अगर डीएनए पे ए है तो एमआरएनए पे वो यू हो जाएगा। उससे कौन सा अमाइनो एसिड बन रहा है? पीएचई मींस फिनाइलएनाइन। एटीजी है तो यू एसी रहेगा, उससे टायरोसिन। देन सीटीटी से ग्लूटामेट, देन सीटीसी से अगेन वही सेम चीज। तो अगेन आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये नॉर्मल वाला है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सी के जगह पे टी हो गया, सी के जगह पे टी हो गया, तो अलग अमाइनो एसिड बन गया। अगेन यहाँ वाले पे देखो, दूसरे वाले में देखो, समझो ये सी निकल गया या फिर ये सी ही है, एंड अगेन देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए, तो जी ए बना, तो अगेन अ डिफरेंट अमाइनो एसिड। अगेन द सेम थिंग ओवर हियर, ओरिजिनल क्या था? सी टी सी था, और यहाँ पे क्या हो गया? टी सी टी हो गया, अगेन अमाइनो एसिड चेंज हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर कुछ ऐड हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐड हो गया, तो ये और आगे चला जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे समझो कुछ एडिशन हो गया तो ये और आगे चला जाएगा। तो देखो अब ये क्या, कहाँ से शुरुआत हो रहा है? पहले किससे शुरुआत होता रहा? ए से हो रहा था, अब यहाँ पे किससे शुरुआत हो रहा है? टी से हो रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ से ए निकाल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल में से मैंने ए को निकाल दिया, तो ये पूरा ऐसे पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? यस और नो? यस अक्षय? Yes, ma'am. अगर मैंने ये फर्स्ट वाले में से ए को निकाल दिया, सीधा नॉर्मल वन, सीधा कर्सर मैंने नॉर्मल वन में से समझो ये इस ए को निकाल दिया, इसमें जहां पे कर्सर को मूव कर रही हूँ, तो ये पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो फिर ये टी से शुरुआत होगा, टी जी सी टी टी, ऐसे मीन्स अलग हो जाएगा पूरा। देखो ये लास्ट वाला देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। तो मैंने ए को डिलीट कर दिया, तो डिलीशन मतलब ए को मैंने डिलीट कर दिया, तो अब ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है? टी सी जी सी, मतलब ये पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। देखो अंडरस्टूड? एक Yes. भी अगर डिलीट हो गया तो पूरा सीक्वेंस, पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया। यहाँ पे TYR था, GLU था, पर नीचे देखो सिर्फ एक को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से एक को हटाने से तीनों का तीनों अमाइनो एसिड देखो रेड में दिख रहा है, तीनों अलग हो गए हैं। इंसर्शन, अगर यहाँ पे मैंने कोई अमाइनो एसिड ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो भी अमाइनो एसिड चेंज हो रहे हैं। समझ में आ गया? So there are Yes. different types of mutation. What we wanted to tell you कि there are different types of mutation. There can be deletion, it can be insertion, it can be substitution. ठीक है? So deletion or insertion of a pair, gene pair, causes frame shift mutation or a deletion mutation. Insertion or deletion of one or two base changes the reading frame, है ना, पूरा reading frame ही change हो गया। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल, आप फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, आपको समझ जाएगा कि कैसे पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। ए निकलने की वजह से शुरुआत ही टी से हो गई है, अब पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और मल्टीपल्स ऑफ थ्री बेसिस results in insertion or deletion of amino acid, and reading frame remains unaltered from that point onwards. ठीक है, so this is also a type of a mutation. Understood? तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। तो म्यूटेशन से बहुत सारा चेंज हो सकता है, एंड देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन। Understood? Yes. Now we are going to the next topic as tRNA, the adapter molecule. tRNA का काम क्या है? अमाइनो एसिड को लेकर आना। ठीक है,
जो mRNA है उसके ऊपर tRNA एक एक, मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का लास्ट टाइम, कि नहीं दिखाया था? Yes. दिखाया था ना? तो यू हैव सीन ना कि एक एक tRNA एक एक अमाइनो एसिड को ला ला के देता है, और फिर बाद में ये एक एक अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। तो we are going to learn ki how tRNA is the adapter molecule. Scientists consider that there has to be a mechanism in which the tRNA will read the codon and also simultaneously binds the amino acid, as amino acid does not have any special capacity to read the codon. किसके पास नहीं है कैपेसिटी? ये अमाइनो एसिड को नहीं पता है कि कौन से कब मुझे आना है। ये किसको पता है कि कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए? जैसे एक्स वाई जेड, ये 3 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, तो एक्स के बाद वाई आना चाहिए, ये अमाइनो एसिड को नहीं मालूम है। वाई के बाद जेड आना चाहिए, ये अमाइनो एसिड को नहीं मालूम, पर किसको पता है? टीआरएनए को पता है कि एक्स के बाद अब वाई अमाइनो एसिड ही आना चाहिए, वाई के बाद अब जेड अमाइनो एसिड ही आना चाहिए। ठीक है, टीआरएनए को कैसे पता है? क्योंकि वो रीड कर सकता है, एमआरएनए के कोडॉन को रीड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडॉन। समझा? ठीक है, वो टीआरएनए जो है वो कोडॉन को रीड कर सकता है फ्रॉम द एमआरएनए का कोडॉन। सो it binds the amino acid and amino acid does not have any special capacity to read the codon. So tRNA is considered as the adapter molecule, क्योंकि वो रीड कर सकता है कोडॉन को, क्योंकि वो बराबर वाला अमाइनो एसिड लाकर दे सकता है, इसीलिए हम उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा था टीआरएनए का, एक तो क्लोवर लीफ मॉडल है ना। तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज अ एंटीकोडॉन लूप, एंड एंटीकोडॉन लूप रहता है उसके अंदर, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन होते हैं। Now it shows amino acid acceptor, 3' end पे एक्सेप्टर होता है जिसपे CCA लगा होता है, बेस पेयर लगा होता है। For every amino acid there is a specific tRNA. हर अमाइनो एसिड को एक नया tRNA लेके आता है, मतलब एक tRNA अमाइनो एसिड को लेके आएगा, दूसरा tRNA दूसरा अमाइनो एसिड को लेके आएगा। हमेशा AUG के लिए स्टार्ट कोडॉन है, तो स्टार्ट कोडॉन में हमेशा मिथियोनिन बनता है, तो इनिशिएटर उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएटर टीआरएनए जो मिथियोनिन लेकर आता है। और जो लास्ट वाला होता है स्टॉप कोडॉन, वो टीआरएनए कोई अमाइनो एसिड नहीं लेके आता, मतलब देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। अंडरस्टूड? स्टार्ट के लिए मिथियोनिन वाला टीआरएनए लेकर आता है तो उसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, और जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होता है वहां पे कोई टीआरएनए नहीं होता। So in the actual structure, the tRNA molecules looks like an inverted L-shaped structure. Understood all the points? Yes. Now, let us learn the protein synthesis का process. ठीक है? Protein synthesis मतलब पहले translation. You can see with this particular diagram, everything has been very much cleared. ये पूरा diagram से आपको सब पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये हमारा डीएनए है, डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, देखो ये डीएनए का लूप ओपन हुआ, एमआरएनए बना, देखो एमआरएनए यहाँ बन गया, कहाँ पे बन रहा है? ये न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। अब ये जो एमआरएनए है ये कहाँ पे आ रहा है? साइटोप्लाज्म में आ रहा है फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, ये एमआरएनए का हमने देखा था, इसमें स्लाइसिंग होता है, इसमें टेलिंग होता है, इसमें है ना कैपिंग होता है, 3 प्रोसेस होता है उसमें, है ना। एमआरएनए में 3 प्रोसेस होता है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ठीक है, सारे एक्सॉन्स को निकाल दिया जाता है, सॉरी इंट्रॉन्स को। अंडरस्टूड? अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले? ट्रांसलेशन। तो अब ट्रांसलेशन में क्या देख रहे हो? ये एमआरएनए जो है वो राइबोसोम पे अब आ गया, और आप देख सकते हो एक एक टीआरएनए एक एक अमाइनो एसिड को लेके आ रहे। देखो ये एक अमाइनो एसिड को लेके आया, फिर दूसरा एक लेके आया, फिर तीसरा एक लेके आया, फिर ऐसे जुड़ेगा 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 और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। ठीक है, you all want me to show the video once again? Do you remember that video?
Yes, Ma'am, show children. it once again. हाँ बेटा. Ma'am, show it once again. अच्छा, let me complete this part and then I will show you. Yes. So translation. ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? जो कोडॉन है उसका ट्रांसलेशन करना, उसको अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करना. मैसेज कौन से फॉर्म में आया? कोडॉन के फॉर्म में आया. अब इस कोडॉन से अमाइनो एसिड का ट्रांसलेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन. So it's a process in which the sequence of codon on mRNA reads, decodes, and accordingly amino acid join to form a polypeptide chain to form the proteins. ठीक है. अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करने के पहले अगेन आई विल बी शोइंग यू द वीडियो so that again each and every small things will be very much clear to you, because फिर नहीं तो ये आपको सब बाउंसर जाएगा. वेट, हाँ, just give me 2 minutes. An initiation complex consisting of the 30S. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formal methionine tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown. The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA-carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl, or P site, and the other is called the acceptor, or A site. There is also a third site called the exit, or E site, where transfer RNAs are released. So children, this point is very important, huh? E site, P site and A site. Have you all noted down? Yes, all of you can see the video now. Yes. Yes. So P साइट पे क्या होगा? पेप्टाइड साइट, मतलब पॉलीपेप्टाइड साइट, मतलब जहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ेगा. ए साइट मतलब जहाँ पे एक नया टीआरएनए आएगा और ई से एग्जिट करेगा. अब ये वाला जो है टीआरएनए, ये ई से एग्जिट करेगा, नया राइबोसोम ए पे आएगा, फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर ई से एग्जिट करेगा. अभी भी हम लोग ये पढ़ेंगे, हाँ. तो ये ई, पी एंड ए साइट को याद रखो बेटा. The initiating transfer RNA carrying formal methionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid then moves into the A site. The formal methionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A site by a peptide bond. The ribosome now advances a distance of one codon, and the transfer RNA that carried the formal methionine is released at the E site.
A transfer RNA carrying the next amino acid now moves into the A site where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of 1 codon. As the shift occurs, the 2 amino acids on the transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A site. A stop codon. So what is this process going on? Elongation. Elongation. किस चीज का elongation हो रहा है? क्या चीज बढ़ रहा है? अमाइनो एसिड, है ना? ये देखो इलॉन्गेशन हो रहा है ना, ये सब जो राउंड राउंड सर्कल से दिखाया है उसका इलॉन्गेशन हो रहा है. पहले क्या हुआ था? इनिशिएशन. अब क्या हो रहा है? इलॉन्गेशन. अब क्या होगा? स्टॉप कोडॉन आ गया, मतलब क्या होगा? टर्मिनेशन. सो 3 प्रोसेस हो गए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन. Codon does not specify an amino acid and does not have a corresponding transfer RNA. The ribosome dissociates into the 30S and 50S subunits, and the messenger RNA and protein are released. My job is to make college easier. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formal methionine tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown. The 70S ribosome has 2 sites to which transfer RNA-carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl, or P site, and the other is called the acceptor, or A site. There is also a third site called the exit, or E site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA carrying formal methionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid then moves into the A. Protein synthesis, translation. Inside the body, the process of translation occurs within every single cell. Each cell has a nucleus. After transcription, mRNAs move out of the nucleus and enter the cytoplasm. This mRNA strand acts as a template for protein synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, aminoacyl tRNA synthetase. Please note down the name of the enzyme. Aminoacyl tRNA synthetase. Aminoacyl tRNA synthetase. ये एंजाइम अभी देखो हाँ प्लीज, और प्लीज नोट डाउन ऑल द एंजाइम्स आल्सो. जब mRNA साइटोप्लाज्म में आ रहा है तो अमाइनोएसिल tRNA सिंथेटेज उसका हेल्प करेगा. The enzyme macromolecule has 2 binding sites. One site recognizes the amino acid methionine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of amino acid. Finally, tRNA and the activated amino acid bind together. This amino-acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of
what is this we have seen just now कि how the first amino acid मतलब tRNA पे कैसे मिथ्योनिन जॉइंड होता है, फिर ये जाएगा ना। इसके पहले अभी आपने क्या देखा कि mRNA पे एक एक tRNA लेकर आ रहा था। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? अभी इसके पहले आपने क्या वीडियो में देखा था कि एक एक tRNA एक एक अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। पर अब इस वीडियो में आपने क्या देखा कि कैसे मिथ्योनिन tRNA पे जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी के मदद से कैसे मिथ्योनिन जुड़ा, और फिर अब ये आएगा इसके ऊपर और एक अमाइनो उस पी साइड पे जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता रही हूँ, प्लीज आप इसको अच्छे से ध्यान से acts as सुनो। a template for protein synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, aminoacyl tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid methionine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of देखो अब ये tRNA है, tRNA के ऊपर कुछ नहीं है। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये मिथ्योनिन इस tRNA पे जुड़ेगा और फिर अब ये tRNA mRNA के पास जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. of amino acid. Finally, tRNA and the activated amino acid bind together. This amino-acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of the first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon. समझा बच्चा क्या हुआ? देखो राइबोसोम ने कहीं पे भी आके जुड़ गया, पर फिर mRNA वो राइबोसोम क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। हाँ, इस पूरे कोडॉन पे आप वापस देखना कि अब ये ढूंढ रहा है कि AUG कहाँ है, तो जहां पे AUG रहेगा वहां पे आके वो रुक जाएगा। देखो वापस। The initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, met-tRNA, possessing the anticodon UAC, pairs up with the AUG codon of the mRNA. Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal subunit. The large subunit shows 3 sites: the aceptor site or the A site, the peptidyl site or the P site, the exit site or the E site. This whole unit forms the initiation complex. This is followed by the elongation stage. During this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, met-tRNA becomes deacylated. The ribosome then advances a distance of 1 codon and the deacylated tRNA shifts to the E site from where it dissociates. Meanwhile, another tRNA carrying amino acid molecule attaches to the A site. This is followed by the binding of the amino acid molecules. Repetition of this process leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation.
Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. Termination is the last stage of protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its small and large subunits. Summary. Protein synthesis shows that the first stage involves the binding of the met tRNA to mRNA and the small subunit of the ribosome. The larger subunit of ribosome then combines with the small subunit. The second stage is the elongation stage. In this stage, the incoming amino acyl tRNA fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. The process is repeated until a chain of amino acid molecules is formed. The last stage of protein synthesis is the termination stage. When the ribosome reaches the stop codon UAG, elongation stops and the newly formed amino acid chain, which is the protein macromolecule, detaches from the ribosome. Subsequently, ribosomal subunits, along with the tRNA, dissociate from the mRNA. So all of you have understood how the process has been taking place. Such a complex, such a beautiful process is taking place now also in our body, है ना? So now let us learn this process of translation. So सबसे पहले क्या होगा? Activation of amino acid to form a tRNA complex. जो अभी हमने देखा कि हर एक tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ेगा, है ना? आपको ये एंजाइम के नाम याद रखने बहुत जरूरी है. So in the presence of an enzyme, amino acyl tRNA synthetase, कौन सा एंजाइम है? Amino acyl tRNA synthetase, the amino acid जिसको हम AA से abbreviate कर रहे, let us say amino acid as AA, is activated and then each amino acid is attached to a specific tRNA. कौन से एंड पे? CCA एंड पे, मतलब 3' एंड पे. जब tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड लग जाता है तो उसे हम कहेंगे अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स. क्या कहेंगे? अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स. और ऑब्वियसली उसमें ATP की जरूरत पड़ेगी. अभी आपने वीडियो में देखा उसमें ATP की जरूरत पड़ती है. So the reaction needs ATP and this process is called as a charging of tRNA. Charging of tRNA मतलब tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ना, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं? अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस फर्स्ट पॉइंट? Yes. आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितने सारे यहाँ डायग्राम में अलग अलग टाइप के tRNA, मतलब ब्राउन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, व्हाटएवर, उसके लिए अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड है. तो हर एक tRNA पे अमाइनो एसिड जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ ATP. और देखो अब ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया. देखो ब्लू के ऊपर ब्लू अमाइनो एसिड जुड़ गया फॉर एग्जाम्पल. तो ये क्या बन गया? चार्जिंग ऑफ tRNA इसको बोलेंगे हम, या फिर अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA बोलेंगे. ठीक है? और फिर अब ये राइबोसोम में जाएगा. तो लेट अस से इनिशिएशन. इनिशिएशन में अभी मैंने आपने जो वीडियो में देखा उसमें 3 साइट्स होते हैं, A साइट, P साइट एंड E साइट. ठीक है? तो इनिशिएशन कैसे होगा बेटा? राइबोसोम पे राइबोसोम जो है वो AUG को पहले ढूंढेगा कि कहाँ पर AUG है mRNA पे,
और फिर वहां से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, है ना। तो AUG मतलब स्टार्ट कोडॉन है। तो अभी आपने देखा था ना वीडियो में कि कैसे वो ढूंढ रहा था वहां पे mRNA पे। So it begins with the formation of complex, initiation complex, which requires the mRNA having codons of this polypeptide. तो दो सब यूनिट्स होते हैं 30 and 50। तो इनिशिएशन कैसे होगा, ये जो अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA कॉम्प्लेक्स है जो फर्स्ट वन है, ATP की मदद से ये सब तैयार है। The process starts with the binding of mRNA on smaller subunit of ribosome. फिर क्या होगा, AUG को ढूंढा जाएगा। AUG is present on mRNA, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। इनिशिएटर tRNA, इनिशिएटर tRNA मतलब जिसके पास मिथियोनिन है, उसको हमने इनिशिएटर tRNA बोला था ना पीछे, याद है ना। यस, हमने इसको क्या बोला था, देखो इनिशिएटर tRNA मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर मिथियोनिन रहता है। ओके, तो इनिशिएटर tRNA क्या करेगा, कोडॉन उसका क्या है, AUG है, उसका एंटीकोडॉन क्या होगा, A का U होगा, U का A होगा, G का C होगा, उसका एंटीकोडॉन UAC है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा वो। इट कैरीज द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड दैट इज मिथियोनिन इन यूकैरियोट्स और फॉर्माइल मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो स्टार्ट कोडॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइल मिथियोनिन, F-MET उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, F-MET। और यूकैरियोट्स में मिथियोनिन है, उसको शॉर्ट फॉर्म में MET कहा जाता है। Just go through all the points of initiation. Any doubt in any of the point, please ask me. So you can just imagine कि देखो सेल मॉलिक्यूलर लेवल पे सेल के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स चीज हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि अगर एक भी चीज यहाँ से वहां हो गया, समझो tRNA अमाइनो एसिड नहीं जुड़ पा रहा है तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। समझो राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन को नहीं पहचान पा रहा है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो एक छोटी सी भी मिस्टेक इज गोइंग टू लीड टू अ बिग थिंग। सो वी ऑल आर वेरी लकी कि हमारे बॉडी के अंदर tRNA बराबर से अमाइनो एसिड बना रहा है, बराबर राइबोसोम पे मिथियोनिन को पहचाना जा रहा है, बराबर स्टॉप कोडॉन पे रुक जा रहा है। क्योंकि अगर स्टॉप कोडॉन पे रुक ही नहीं रहा है तो अमाइनो एसिड बनते ही रहेगा, बनते ही रहेगा, बनते ही रहेगा, है ना। I will see in all the points of initiation. Yes, Sharon. Yes. Yes. Next, now the larger subunit joins to the smaller unit, which requires magnesium ion. Again, if in your body there is a deficiency of magnesium ion, तो क्या होगा, अगर आपको आपके डाइट से मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है तो ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जुड़ पाएगा क्या। सारा चीज हो रहा है, सारा चीज जुड़ हो रहा है, मीन्स tRNA बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सब हो रहा है, कॉपी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, पर अगर ये जुड़ेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा। तो देखो मैग्नीशियम आयन ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो जस्ट नाउ यू हैव सीन द थ्री साइट्स, A साइट, T साइट एंड E साइट। A मतलब अमाइनो एसाइल साइट या फिर एक्सेप्टर साइट भी आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे आएगा ये पेप्टिडाइल साइट मतलब P साइट एंड E मतलब एग्जिट। सो एम्प्टी tRNA लीव्स द E साइट, जो खाली है tRNA मतलब जिसमें कोई अमाइनो एसिड नहीं है वो E से निकल जाएगा। ओनली फर्स्ट वन दैट, जैसे कि अमाइनो असाइल फर्स्ट tRNA complex binds at the T site directly, while the other incoming tRNA gets attached to the A site and then shifted to the P site. Just now we have seen in the video also this point. And with the animation you have seen how it has been shifted. फिर क्या होगा, धीरे धीरे इलॉन्गेशन होगा, मतलब अमाइनो एसिड देखो जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, पहले एक था फिर दो हो गया, फिर ऐसे तीन होने जाएगा, फिर चार हो जाएगा। So during the process, activated amino acid is added one by one to the first amino acid.
This amino acid binds with another amino acid, and this result in the formation of tRNA amino acyl complex. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे अमाइनो एसिड 3 स्टेप्स में ऐड होता है. अगेन वही चीज आपको अच्छी तरह से और बताया जा रहा है. पहले कोडॉन का रिकॉग्नाइजेशन. ये जो अमाइनो एसिड टीआरएनए, जो चार्ज्ड टीआरएनए है, वो राइबोसोम में एंटर करेगा ए साइड से. देखो ए साइड से एंटर कर रहा है. एंटीकोडॉन उसके ऊपर उस कोडॉन से बाइंड करेगा विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. Amino acid on the first initiated tRNA at P site and amino acid on tRNA at A site joined by a peptide bond. At this time, the first tRNA at P site is kicked off. Yes, just now you have seen the video of the same. Yes, any doubt till here? You can see with this diagram also. Any doubt till here? No. Then, now we are going to learn about the translocation. Translocation means shift हो रहा है वो. Yes, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है ना. राइबोसोम देखो ए पे आया, पी पे गया, फिर ई से बाहर चला गया, तो उसका लोकेशन चेंज होते जा रहा है ना. ए पे आया, पी पे गया, फिर ई से बाहर चला गया, तो उसका लोकेशन चेंज हो रहा है. ट्रांसलोकेशन. तो टीआरएनए एट ए साइट कैरीज द डाइपेप्टाइड एट ए साइट, मूव्स टू पी. ए से पी पे गया, फिर पी से ई से बाहर चला गया, तो इसका क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन हुआ. ट्रांस मींस ट्रांसफर ऑफ लोकेशन फ्रॉम ए टू पी, एंड पी से ई से बाहर चला जाएगा. मतलब 3 जगह उसका लोकेशन चेंज हो रहा है. पहले वो ए पे आया, फिर वो पी पे गया, फिर ई से बाहर चला गया, तो उसका लोकेशन चेंज हो रहा है ना, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन. बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम मूव्स अलोंग थ्रू द टीआरएनए एंड एमआरएनए. तो टीआरएनए का पोजीशन चेंज हो रहा है, गेट पोजीशनड एट पी ऑफ राइबोसोम, मेकिंग ए वेकेंट. फिर ए जब वेकेंट हो जाएगा तो नया टीआरएनए उस ए पे आएगा, फिर वो पी पे शिफ्ट होगा, फिर वापस ई से बाहर चला जाएगा. ऐसे ये प्रोसेस होता रहेगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फर्स्ट अनचेंज्ड टीआरएनए इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ई साइट. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एज अमाइनो एसिड्स आर एडेड. इट टेक्स लेस देन हाउ मच सेकेंड? 0.1 second for the formation of a peptide bond. Just imagine how fast the process is. आपने अभी वीडियो भी देखा तो उसको आपको एटलीस्ट 1 या 2 मिनट्स लगा वो वीडियो भी देखने के लिए. वीडियो देखा, आपने समझा, वो 2 मिनट्स में आपने देखा. पर ये जो प्रोसेस है, इसको सिर्फ 0.1 सेकेंड लगता है हमारे बॉडी में बनने के लिए. सच अ फास्ट प्रोसेस, सच अ परफेक्ट प्रोसेस. एक भी जगह यहाँ से वहां नहीं होता है. ठीक है. देन टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मतलब कोई टीआरएनए नहीं रहेगा, मतलब कि टर्मिनेशन. स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है. और स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? या तो वो यूएए होगा, या तो वो यूएजी होगा, या तो वो यूजीए होगा. मतलब स्टॉप कोडॉन वो कोडॉन होता है जो कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है. तो जैसे ही यूएए पे आ जाएगा, मतलब कि कोई टीआरएनए नहीं आया. कोई टीआरएनए नहीं आया मतलब कि वो स्टॉप कोडॉन हो गया. तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. ठीक है. सो एट द एंड ऑफ एमआरएनए देयर इज अ स्टॉप कोडॉन. ठीक है. व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द ए साइट, इट विल नॉट रीड and no anticodon and no tRNA will join. So the release factor binds to the stop codon and जिससे क्या होगा? टर्मिनेशन होगा. ट्रांसलेशन का प्रोसेस का टर्मिनेशन होगा. So polypeptide will be now released in the cytoplasm. Just now you have seen in the video. अब 2 जो यूनिट है राइबोसोम्स का, वो वापस अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में. फाइनली एमआरएनए भी रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में. It gets denatured by nucleases. Again, very important point.
अगर ये एमआरएनए वापस रह गया साइटोप्लाज्म में तो फिर से वही प्रोटीन बनेगा। बन सकता है कि नहीं बन सकता है वही प्रोटीन वापस, आया नहीं? यस Yes. तो वापस वो प्रोटीन नहीं बनाना ना, एक बार वो प्रोटीन बन गया मतलब काम खत्म। तो काम खत्म मतलब कि हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि अब वापस वो प्रोटीन नहीं बनाना है? तो उस एमआरएनए को क्या किया जाएगा? डीनेचर्ड किया जाएगा, मतलब उसको डीजेनरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम अगेन कॉल्ड एज अ न्यूक्लियेसेस। इसीलिए एमआरएनए इज बीन कॉल्ड एज शॉर्ट लिव्ड। अंडरस्टूड? फिर अगर नया प्रोटीन बनाना है तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, डीएनए से कॉपी होगा वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अगर एक बच्चे ने मेरे को पूछा था, मैम अगर समझो वही प्रोटीन वापस बनाना है ना, आपके मन में भी शायद ये डाउट आ सकता है कि समझो वही प्रोटीन वापस बनाना है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या एमआरएनए वही रहेगा क्या? नहीं, फिर से वही प्रोसेस वापस स्टार्ट होगा। अगर वही प्रोटीन वापस बनाना है तो भी वापस ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। अंडरस्टूड? यस एक बार जब एमआरएनए कॉपी होता है तो फिर वो अमाइनो एसिड वो बनाने के बाद उसको डीनेचर कर दिया जाता है। फिर अगर वैसा ही प्रोटीन बनाना है तो फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा जो अभी तक हमने पढ़ा। Understood? So this was all about the protein synthesis. Anyone is having doubt over here till protein synthesis? Anyone? किसी को डाउट है प्रोटीन सिंथेसिस तक? हेलो मैम। हाँ बोलो बच्चा। मैम एमआरएनए पे जो सीक्वेंस होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट होता है ना, बस स्टॉप कोडन को छोड़ के? हाँ हाँ करेक्ट, वो उतना ही कॉपी होता है बेटा जितनी की जरूरत है। यस मैम। ठीक है, वो उतना ही डीएनए से कॉपी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई मतलब 5, ए बी सी डी ई, अगर 5 अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनने वाला है, ऐसी कोई प्रोटीन की जरूरत है तो उतना ही कॉपी होगा एमआरएनए डीएनए से। डीएनए पे तो पूरा भंडारा है ना, डीएनए पे तो पूरा महासागर है कोडॉन्स का, पर कौन सा प्रोटीन बनाना है उतना ही कॉपी होता है with start and stop codon. Understood? Any other doubt? Yes, anyone is having any other doubt? Yes or no? No. No. Chalo. Now let us learn about the next topic, regulation of gene expression. Now we are going to learn how the gene is regulated, how it has been expressed and regulated. Okay, so it's a multi-step process by which a gene is regulated and its product is synthesized. Such gene expression results in the formation of a polypeptide. ठीक है, now the question comes कि कब पता चलता है कि कौन सा एंजाइम बनाना है? तो उसी को हम बोल रहे हैं जीन का रेगुलेशन। कब पता चलता है बॉडी को कि जीन बनाना है, कब पता चलता है बॉडी को कि प्रोटीन बनाना है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लेट अस से कुछ भी एग्जांपल ले लो, लेट अस से कि यू हैव अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क पिया, ठीक है, तो मिल्क कंटेन्स व्हाट? लैक्टोज, है कि नहीं? मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी बताओ मुझे? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? टेल मी। लैक्टेज एंजाइम की जरूरत है ना? Yes. अच्छा, अब लैक्टेज क्या है? एक प्रोटीन है, एंजाइम है ना, तो मतलब प्रोटीन है। मतलब अब क्या होगा? हमने तो दूध पी के हमारा काम खत्म कर दिया, पर समझो अपने बॉडी को कितना काम करना पड़ेगा। अब ये लैक्टेज एंजाइम बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब एंजाइम बनाने के लिए जैसे ही आपके बॉडी में लैक्टोज मिला तो तब जाकर ये प्रोटीन बनता है, ये एंजाइम बनता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम बन गया, कोई भी रैंडमली एंजाइम बन गया और जो आपने खाया तो डाइजेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। आपने जो खाया उसके अकॉर्डिंग एंजाइम बनेगा। ये तो हो गया फूड खाने वाला।
पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि लगते ही हैं बॉडी को फॉर मेनी ऑफ द प्रोसेस, तो वो रैंडमली बनते हैं। समझ में आया मेरी बात, क्या मैं बता रही हूँ? कुछ एंजाइम्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी ने, आपने क्या अपने बॉडी को दिया या आपके बॉडी को किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बनता है। और कुछ एंजाइम्स है, जैसे अभी आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, है ना, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा, उसमें तो आपने कितना सारा एंजाइम्स पढ़ा था कि नहीं 11th स्टैंडर्ड में? डू यू रिमेम्बर दैट एंजाइम्स? याद है या नहीं? यस और नो? मतलब ये तो पता है, मैं एंजाइम के नाम नहीं पूछ रही, पर आपको ये तो याद है ना कि कितने एंजाइम्स लगे थे। Yes. तो मतलब एंजाइम्स बनाना है तो प्रोटीन सिंथेसिस होना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ इट इज बीन एक्सप्रेस एंड हाउ इट इज बीन रेगुलेटेड। मतलब जब जरूरत है तब हमारा बॉडी उसको बनाता है, ठीक है। सो इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो जीन ऑफ ऑल अ सेल्स आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से आपको ये चीज समझाया गया है। ये प्रूव करने के लिए द एक्सपेरिमेंट वाज बीन डन विद द हेल्प ऑफ अ ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ E. coli bacteria, for example, an enzyme beta galactosidase is synthesized by E. coli bacteria. ध्यान से सुनो प्लीज बेटा। An enzyme beta galactosidase is synthesized by E. coli bacteria. ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? It is used for hydrolysis of lactose into glucose and galactose, ठीक है। जैसे E. coli बैक्टीरिया है, समझो ई कोलाई बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है, ठीक है। लैक्टोज क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी ना बेटा, समझ में आ रहा है? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो समझो ई कोलाई के पास लैक्टोज है, तो लैक्टोज से उसको, ये लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है ना, अब उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है ना। कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में बदलना है। लैक्टोज क्या है? कॉम्प्लेक्स, उसको सिंपल में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इतना समझ में आया सबको? Yes. सेकेंड Yes. पॉइंट वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से हम ये समझ रहे हैं कि कैसे जीन का रेगुलेशन होता है और एक्सप्रेशन होता है। तो हमने क्या देखा कि समझो एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर उस ई कोलाई बैक्टीरिया में मैंने थोड़ा सा लैक्टोज डाल दिया, अब लैक्टोज तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपल में बदलना है। तो लैक्टोज को सिंपल में बदलने के लिए, मतलब लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए ई कोलाई के पास कौन सा एंजाइम होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं। Certain bacteria like E. coli adapt to chemical environment by synthesizing certain enzymes depending upon the substrate present, ठीक है। तो अब मैंने सबस्ट्रेट क्या दिया? लैक्टोज दिया, तो ई कोलाई क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? एंजाइम है। तो एंजाइम है मतलब इसके बॉडी में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? Yes. Yes. ई कोलाई तो एक बैक्टीरिया है बच्चा। इस बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज से ग्लूकोज में बदलना है तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत है, और ये एंजाइम को बनने के लिए भी प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा उस ई कोलाई बैक्टीरिया को, उसको भी ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, और तब जाकर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और तब जाकर लैक्टोज का ग्लूकोज बदलेगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ मल्टीपल प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा? सच एडेप्टिव एंजाइम इज कॉल्ड एज ए इंड्यूसेबल एंजाइम, ठीक है। सो जो सबस्ट्रेट मिल रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है, जो सबस्ट्रेट मिल रहा है एंजाइम एनवायरनमेंट से, उसके अकॉर्डिंग जब एंजाइम बनता है तो उसे हम कहेंगे इंड्यूसेबल एंजाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने अगर आपको शुगर केन जूस दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दूध नहीं देकर मैंने आपको शुगर केन जूस दिया, तो शुगर केन जूस में क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो उसके लिए आपका बॉडी कौन सा एंजाइम बनाएगा? सुक्रेज एंजाइम बनाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अगर Yes. मैंने आपको शुगर केन जूस नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मिल्क दिया, ग्लास ऑफ मिल्क, तो क्या होगा? आपका बॉडी क्या बनाएगा? लैक्टेज एंजाइम बनाएगा। सो जो आपको मैं सबस्ट्रेट दे रही हूँ, अगर मैंने आपको शुगर केन जूस दिया तो सुक्रेज बनेगा,
अगर मैंने आपको मिल्क दिया तो लैक्टेज बनेगा। तो इसका मतलब क्या, जो सबस्ट्रेट आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जब एंजाइम बनेगा तो उसे हम कहेंगे इंड्यूसेबल एंजाइम। So a set of gene which will be switched on when there is necessity to metabolize a substrate is called as induction। ठीक है, मतलब अब मैंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज दिया, अब लैक्टोज से उसको बेचारे को ग्लूकोज में बदलना है, तो इसका मतलब इसका इंडक्शन अब चालू हो जाएगा। इंडक्शन चालू हो जाएगा मतलब इसका जो इंड्यूसेबल एंजाइम है वो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक छोटा मॉलिक्यूल जो इंडक्शन को स्टार्ट करेगा, जो ये एंजाइम बनाने में मदद करेगा, उसे हम कहेंगे इंड्यूसर, विच इज अ पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल मतलब क्यों, इसको क्या बोला जाएगा कि बनाना है, जब कोई चीज बनाना होता है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, और जब कोई चीज रोकना है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। अंडरस्टूड? ठीक है, सो प्लीज अगेन ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करो। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं ई कोलाई की मदद से आपको वापस रिपीट कर रही हूँ। समझो हमने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और हमने उसमें लैक्टोज डाला। अब लैक्टोज डालने के बाद ई कोलाई को लैक्टोज वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको ग्लूकोज में बदलना होगा, तो उसे इंड्यूसेबल एंजाइम बनाना है। इंड्यूसेबल एंजाइम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमने क्यों इसको इंड्यूसेबल बोला? क्योंकि जो मैंने उसको दिया सबस्ट्रेट वैसा वो एंजाइम बना रहा है, इसीलिए मैं उसे इंड्यूसेबल एंजाइम कह रही हूँ। ये जो प्रोसेस जब स्टार्ट होगा बनने का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडक्शन। और उसके लिए एक छोटे से मॉलिक्यूल की जरूरत होगी जिसे हम कहेंगे इंड्यूसर, जिससे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे इंडक्शन स्टार्ट होगा, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। समझा? Yes. Yes. सुनो, इसको कहा जाएगा ओपेरॉन। ठीक है, उसको कहा जाएगा ओपेरॉन। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हमें उसके जीन को देखना पड़ेगा, उसके डीएनए को देखना पड़ेगा, हमें हर एक चीज देखना पड़ेगा कि देखो एक छोटा सा ई कोलाई में एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए क्या क्या चीजें होंगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ द ओपेरॉन। So cluster of gene with related function are called as operon. So this, let us say this is a cluster of gene. ये पूरा I, P, O, X, Y, Z ये जो है पूरा cluster of gene है ना, पूरा bunch of gene है ना, P, O, X, Y, Z, तो ये पूरा एक bunch of gene है, तो इसको हम क्या कहेंगे? operon। ठीक है, they usually transcribe single mRNA molecule। ठीक है ना, इन ई कोलाई कितने, क्योंकि बैक्टीरिया एक छोटा है तो उसमें हमको मालूम है कि कितने जीन होते हैं, तो उसमें 260 जीन्स होते हैं, और इस 260 जीन्स का अलग अलग ग्रुप है। 260 जीन आर बीन डिवाइडेड इनटू 75 ओपेरॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 260 जीन है और उसके ऐसे ग्रुप बने हैं, ग्रुप। तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ऐसे करते करते 260 जीन्स के ग्रुप है, तो 75 ग्रुप्स है, तो उस 75 ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? ओपेरॉन कहेंगे। अंडरस्टूड ये सेकंड पॉइंट तक? Yes. Yes. Now each operon is a unit of gene expression and regulation। हर एक ओपेरॉन, अब ये 75 ओपेरॉन किसके पास है? ई कोलाई के पास। ऐसे हमारे पास तो बहुत सारे होंगे। ई कोलाई यूनिसेलुलर है, उसका जीन हम काउंट कर सकते हैं, उसके पास तो 260 जीन ही है। और मैंने अपना जीन कितना बताया था आपको? हमारा तो जीन इतना है, हमारे डीएनए इतना है कि हम यहाँ से सन और सन टू बैक टू अर्थ आ सकते, इतना बड़ा हमारा ये है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ओपेरॉन्स है ना, पर ये छोटा माइक्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास 75 ओपेरॉन है। तो हर ओपेरॉन के अंदर बेटा, हर एक ओपेरॉन के अंदर क्या होता है? अलग अलग जीन्स होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, कंट्रोल रीजन।
कंट्रोल के अंदर P एंड O आपको दिख रहा है, P मतलब प्रमोटर, O मीन्स ऑपरेटर। तो देखो ये एक पूरा ऑपेरॉन हो गया है। एक ऑपेरॉन के अंदर ऐसे 75 ऑपेरॉन्स है इसके पास, पर एक ऑपेरॉन के अंदर कंट्रोल रीजन, स्ट्रक्चरल जीन होता है। कंट्रोल रीजन के अंदर भी दो रीजन होता है, प्रमोटर रीजन एंड ऑपरेटर रीजन, और स्ट्रक्चरल जीन में XYZ, लेट अस से XYZ होता है, ठीक है। सो द स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर द प्रोटीन, rRNA, tRNA required for the cell. Promoter are the signal sequence that starts the RNA synthesis. These are the site where the RNA polymerase are bound during the transcription. ठीक है। ऑपरेटर क्या करेगा? प्रमोटर से समझ में आ गया कि डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा, आरएनए बनने को स्टार्ट होगा। फिर ऑपरेटर क्या होगा? आर प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। The repressor binds to the operator of the operon. Regulator genes are responsible for the formation of repressor which interacts with the operator. अच्छा, अब ये क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Repressor and operator, regulator, ये क्या है? I will explain you. अगर ये प्रोसेस को स्टार्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फैन को ऑन करना है तो मैं बटन को ऑन करूंगी, पर अगर मुझे फैन को ऑन नहीं करना है तो मैं बटन को ऑफ भी करूंगी, है ना। मतलब क्या? वापस देखो, इसको समझो अच्छी तरह से। अगर मैंने ई कोलाई को लैक्टोज दिया तभी उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, हाँ या नहीं। पर समझो मैंने उसको लैक्टोज नहीं दिया तो भी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा क्या? No. वो भी बनाएगा क्या? नहीं। तो मतलब उस वक्त उसको ऑफ करना है, उसको ये मैकेनिज्म नहीं करना, ये ऑफ करना है मैकेनिज्म। तो ऑन एंड ऑफ इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रेसर। रिप्रेसर ऑन एंड ऑफ इज डन विद द रिप्रेसर। अगर बनाना है तो रिप्रेसर जुड़ेगा, अगर नहीं बनाना है तो रिप्रेसर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये अभी अगर मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी ना तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो जस्ट wait for some time, I will show you the video, तभी आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। You can imagine the thing. Just a second बेटा। Will stay with you much longer. All your highlights and comments. Hello everyone, today we are going to learn about lactose operon or lac operon. The bacterium E. coli possesses a highly effective lactose metabolism process. The lac operon is a single expressible unit of DNA that encodes 3 proteins crucial in lactose metabolism. If lactose is not present in the growth media, the bacterium does not waste energy by expressing these proteins. These proteins are only produced when lactose is present to be metabolized. We will learn how lactose activates the expression of these lactose metabolizing genes through this animation.
In the absence or presence of lactose, the lac repressor protein encoded by the LAC-I gene is produced. The LAC repressor attaches to the LAC operator site in the absence of lactose. Like a DNA roadblock, repressor binding to the operator stops the RNA polymerase from progressing. LAC structural genes are unable to be transcribed by RNA polymerase, hence no proteins are produced. Lactose binds to the LAC repressor's allosteric site when it is present in the cell medium. The repressor's conformation is altered as a result of this. The repressor can no longer attach to the LAC operator site in this configuration. RNA polymerase is able to transcribe the structural genes without the repressor inhibiting it. The LAC structural genes are thus expressed in the presence of lactose. Lactose metabolism needs the proteins encoded by the Z and Y genes. Have you understood something? अगर रिप्रेसर नहीं है तब mRNA बन रहा है, पर अगर रिप्रेसर है तो mRNA नहीं बनेगा. समझा? रिप्रेसर का काम. Yes. The LAC operon is an inducible system. Sorry. 1 minute. Which means it is switched off until an inducer lactose is introduced. Other operons such as the TRP operon works in the reverse way. This system produces gene in the operon until a repressor is activated, which then shuts down the expression. The E. coli lac operon is an example of an inducible set of genes. These genes are responsible for the breakdown of lactose into sugars used for cellular metabolism. This inducible system also involves bacterial DNA, a repressor, mRNA, and the sugar molecule lactose. This animation will only focus on 2 of the 3 proteins encoded by the lac operon, beta-galactosidase and permease. Gene expression can be induced or turned on when a specific inducer molecule appears in a cell. For inducible systems, a repressor molecule prevents gene expression by binding to the upstream controlling region. Lactose is the lac operon inducer molecule. After first appearing in the cellular environment, lactose passively enters the E. coli cell and binds to the repressor molecule. This binding releases the repressor from the controlling region. At this point, RNA polymerase can begin transcription of the operon. Here we show 2 of the 3 lac operon. What you have understood बच्चा? ये अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज किसके ऊपर जाकर चिपका? अभी रिप्रेसर पे जाकर चिपका है ना. You have seen ना this part. वापस मैं इसको ये कर रही हूँ. देखो, लैक्टोज अगर है तो वो रिप्रेसर पर जाकर क्या होगा? स्टिक करेगा, रिप्रेसर पे स्टिक करेगा. देखो अभी ये रिप्रेसर था. यस, ये रिप्रेसर है. ये रिप्रेसर अगर इस पे जुड़ा है, इसके ऊपर अटैच्ड है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा. पर अगर लैक्टोज है मीडियम में, लैक्टोज है तो क्या हो रहा है? जस्ट सी, लैक्टोज है तो लैक्टोज इसके ऊपर जुड़ रहा है.
Lactose is the lac operon inducer molecule. देखो अब ये After first लैक्टोज है ढेर appearing in the सारे, cellular environment, lactose passively enters the E. coli देखो cell लैक्टोज and इसके binds ऊपर to the आके जुड़ repressor गया, ये molecule. हट जाएगा, This binding releases the रिप्रेसर हट repressor गया, from the अब फिर controlling क्या होगा, region. ट्रांसक्रिप्शन At this ट्रांसलेशन point, होगा। RNA polymerase can begin transcription of the operon. Here we show two mRNA of the बन रहे 3 हैं, lac operon genes being transcribed और into फिर उसके बाद जो mRNA. प्रोसेस आपने पढ़ा वही होगा। देखो राइबोसोम पे आ गया, फिर टीआरएनए Ribosomes आएगा, then bind to the mRNA and the two फिर देखो ये proteins are प्रोटीन बन रहा translated. है, ये देखो टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर The first आएगा, protein is beta-galactosidase, which breaks down lactose into 2 simple sugars. The second दूसरा प्रोटीन protein is बना, permease, a परमीज membrane-bound एंजाइम protein. बना। When embedded in the cell membrane, permease functions to समझा provide a बेटा? direct route for the अंडरस्टूड? Yes. lactose outside the cell to be imported into the cell. This import occurs at a much greater rate than the passive transfer we first observed. Because translation continues inside the cell, other permease proteins become embedded in the membrane. This further increases the rate at which lactose enters the cell. Beta-galactosidase breaks the cellular lactose into the simple sugars glucose and galactose. Once its concentration is greatly reduced, the lactose bound to the repressor are released. At this point, the repressor again binds to the controlling region and gene expression is halted. For all inducible systems like the lac operon, it is the interaction of the Repressor and inducer molecule So now let us come back to the PPT once again. Okay. So these were the scientists who have found out this lac operon का model, who explained the gene expression with the help of a E. coli bacteria. So name of these two scientists, Jacob and Monod. Now lactose और lac operon, lactose को ही हम lac operon बोल रहे हैं. Lac means lactose, operon मतलब a set of gene of E. coli is an inducible operon. Inducible का मतलब अभी मैंने आपको बताया. It is switched on when chemical inducer, that is lactose, is present in the medium. अगर lactose present है तभी ये start होगा. So metabolism of the lactose in the cell requires 3 enzymes. मतलब lactose को glucose में बदलने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का तो importance है ही, पर उसके अलावा 2 और एंजाइम की भी जरूरत होती है, परमीएज एंड ट्रांसएसाइटिलेज. कैसे? तो एंजाइम परमीएज इज नीडेड फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन द सेल. जब लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस पे काम करेगा ना. अगर ये लैक्टोज सेल के अंदर ही नहीं जा पाएगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैसे काम करेगा? तो परमीएज का क्या इंपॉर्टेंस है? परमीएज भी एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को सेल के अंदर जाने में मदद करेगा. फिर मेन एंजाइम कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा. फिर ट्रांसएसाइटिलेज क्या करता है? इट विल ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू गैलेक्टोसाइड. ठीक है. सो मतलब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये 3 एंजाइम्स की जरूरत है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. पर ये तीनों की जरूरत है. मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो 3 एंजाइम्स बनेंगे, 3 प्रोटीन बनेंगे. समझ में आया? So let us see this. Lac operon के अंदर तो साइट्स है, P sites, I sites and O site. P is a promoter, I is a regulator and O is the operator. 3 स्ट्रक्चरल जीन बनाने हैं हमें. कौन से 3 जीन बनाने हैं? समझो X से परमीएज, समझो लेटर से यहाँ पे भी क्या अल्फाबेट्स दिया है, लेटर से नेम एज Z, Y and A. समझो Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, Y से परमीएज बनेगा और A से क्या बनेगा? ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन. अब क्या होगा? is a lac operon is a polycistronic structural gene and it is regulated by promoter and regulator gene. When cell is using its normal energy, अब देखो हम on and off मैकेनिज्म पढ़ रहे कि रिप्रेसर कब लगेगा और कब नहीं लगेगा. जब रिप्रेसर रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जब रिप्रेसर नहीं रहेगा तब प्रोटीन सिंथेसिस होगा. तो ये रहना और नहीं रहना कैसे पता चलेगा? कैसे जीन कैसे पता चलता है? तो रिप्रेसर को ग्लूकोज के अकॉर्डिंग पता चलता है. अगर ई कोलाई के पास ग्लूकोज है
अगर ई कोलाई के पास ग्लूकोज है तो उसको लैक्टोज से ग्लूकोज में बदलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो 2 पॉइंट्स है, प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग नाइसली एंड प्रॉपरली। ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म। अगर समझो ई कोलाई के पास ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसको लैक्टोज से ग्लूकोज में बदलने की जरूरत है क्या? हाँ या नहीं? टेल मी प्लीज। No. नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए? रिप्रेसर जाके जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि रिप्रेसर से तो आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है ना? तो रिप्रेसर क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। कब एक्टिव रहेगा? अगर ई कोलाई के पास ग्लूकोज है तो। ठीक है, समझा? लिख लो आप कहीं तो। अगर समझो ई कोलाई के पास क्या है? ग्लूकोज है, मतलब उसके पास एनर्जी का सोर्स है ना, ग्लूकोज है, तो रिप्रेसर एक्टिव रहेगा, मतलब रिप्रेसर जाके जुड़ जाएगा प्रोमोटर पे, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। पर समझो ई कोलाई के पास ग्लूकोज नहीं है, पर ग्लूकोज नहीं है तो उसके जगह उसके पास लैक्टोज है, तो अब उसको लैक्टोज से पहले उसको किसमें एनर्जी गंवाना पड़ेगा? लैक्टोज से पहले ग्लूकोज बनाना पड़ेगा और फिर उस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर पाएगा। तो लैक्टोज से ग्लूकोज में बदलने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना? Let us say Z, Y and A. Z for beta galactosidase, Y for permease and A for transacetylase. ठीक है, तो अब रिप्रेसर की जरूरत नहीं है, तो अब रिप्रेसर हट जाएगा और तब जाकर जीन बनेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? तो इंड्यूसर एब्सेंट एंड इंड्यूसर प्रेजेंट। आप ये पहले डायग्राम को देखो, पहले ये लिखा हुआ छोड़ दो, पहले आप डायग्राम को देखो। इंड्यूसर का मतलब क्या मैंने बताया? जिससे इंडक्शन स्टार्ट होगा, जिससे प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो इंड्यूसर एब्सेंट है, एब्सेंट है मतलब ग्लूकोज है, तो देखो ग्लूकोज है तो क्या हो गया? रिप्रेसर जाके इसको ब्लॉक कर दिया, ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट ए वाला डायग्राम? Yes. इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर एब्सेंट है मतलब कि लैक्टोज नहीं है, मतलब ग्लूकोज है। इंड्यूसर मतलब जिससे इंड्यूस होगा ना, तो वो नहीं है, मतलब कि ग्लूकोज है इसके पास, ई कोलाई के पास ग्लूकोज है, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना इंड्यूसर एब्सेंट है। तो रिप्रेसर जो है, देखो ये सी शेप का जो रिप्रेसर दिख रहा है वो किधर जाके जुड़ गया? ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया है। तो ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया है मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया, मतलब कि एमआरएनए नहीं बनेगा, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब कि प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब कि एंजाइम नहीं बनेगा। समझ में आया? क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखो, बी वाला कंडीशन। समझो ई कोलाई के पास ग्लूकोज नहीं है पर उसके पास लैक्टोज है, तो अब लैक्टोज क्या हो गया? इंड्यूसर हो गया, हो गया कि नहीं? अब ये इंड्यूसर क्या करेगा? देखो इस रिप्रेसर को जाके जुड़ गया इंड्यूसर, तो रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर को नहीं जुड़ेगा ना, यहाँ पे आके नहीं ब्लॉक करेगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एमआरएनए बन गया। समझा इस डायग्राम से? Yes. ठीक है, तो बस यही चीज इस थियरी में लिखा है। तो देखो when a cell is using its normal energy source that is glucose, तो क्या होगा? रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर पे, और जैसे रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बाइंड किया, ब्लॉक किया, तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। एज अ रिजल्ट बीटा गैलेक्टोसाइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि रिप्रेसर ने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया ए डायग्राम में। ठीक है, और सेकंड कंडीशन देखो, इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इफ लैक्टोज इज अवेलेबल, तो व्हाट विल हैपन? लैक्टोज किस पे जुड़ेगा? रिप्रेसर पे आके जुड़ जाएगा रिप्रेसर को और उसको इनएक्टिव कर देगा। देखो ये सेकंड वाले डायग्राम में देखो, लैक्टोज इस रिप्रेसर को जोड़ दिया है, इनएक्टिवेट कर दिया है, ऑपरेटर ऑन ओपन हो गया है, और फिर क्या होगा? इनएक्टिवेटेड द रिप्रेसर, इससे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर ये पूरा स्टार्ट होगा। तो दिस रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर is an example of a negative control of transcription initiation. Understood? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक में बन रहा है एक में नहीं बन रहा है।
Understood? Lac operon, all of you. Any Yes. doubt till here? Oh, ma'am. Please go through this page. Please go through this page. कुछ भी point नहीं समझा, you can ask me. Diagram is important, which has been given in your textbook. Just go through. Any doubt till here, you can please ask me. नहीं समझा है कोई point? Because यहाँ तक एक topic finish होता है, and then फिर next lecture से we will be starting with the genomics. ये सब तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, तो लास्ट बहुत छोटा सा पार्ट है इस लेसन का अभी. So in the next class we will be finishing off this lesson. And एक मिनट, हाँ. We will be finishing off this lesson and we will be starting with a new lesson in the next class. So just go through once again. Any doubt till here? So what are the points? What are the things which we have learned today? We have seen the pros. First of all, we have seen the mutation. Different types of mutation. It can be deletion, insertion, substitution. Then we have seen how the tRNA is adapter molecule because वही पहचान पाता है, इसलिए हम उसको adapter बोलते हैं. फिर हमने प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसलेशन पढ़ा, कैसे एक्टिवेट होता है पहले tRNA, फिर कैसे इनिशिएशन होता है, फिर कैसे उसका इलोंगेशन होता है, और सब में मैग्नीशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन उसमें 3 साइट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट. फिर हमने ट्रांसलोकेशन बढ़ा, क्यों? क्योंकि tRNA ए से पी पे शिफ्ट होता है, इसलिए हम उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. और ये पूरे प्रोसेस को होने के लिए कितना लगता है? 0.1 सेकेंड लगता है. लास्ट इज द टर्मिनेशन, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन है. Then we have seen the regulation of gene with the help of the example of a lac operon. Operon क्या होता है? Group of gene or a cluster of gene. ठीक है, E. coli छोटा है, इसके लिए हमें पता है कि उसके पास 260 जीन है. तो 260 जीन के डिफरेंट ग्रुप्स है, दैट इज 75 ओपेरॉन्स है. तो हमने इसमें लैक ओपेरॉन की मदद से इसका एक्सप्रेशन और रेगुलेशन पढ़ा कि कैसे ये रेगुलेट होता है. मतलब जब जरूरत है तो स्टार्ट होगा, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ होगा. So that is with the help of inducer present and inducer absent. Understood? Yes. तो इतना आप पढ़ के रखोगे बेटा for the next class. In the next class we will be starting with the genomics. ठीक है? Genomics is also a very simple topic. आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है. For your 12th standard आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए है genomics का, ज्यादा नहीं है. अंडरस्टूड? सो इतना पढ़ के रखोगे कि नहीं? लैक ओपेरॉन तक सब लोग विद द डायग्राम ड्रॉ करके रखो, पढ़ के रखो. अंडरस्टूड? Yes. Yes. So we will stop now.